हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने बीएससी फिजिक्स की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कि आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। तो उसी लेक्चर सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। और जो हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी। ठीक है, मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय की सीरीज़ स्टार्ट कर दी थी। उनके वीडियोज़ चैनल पे पड़े हैं। ठीक है, आप उनको देख सकते हैं और उनके जो आगे की क्लासेस हैं वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं बीएससी फिजिक्स का जो भी आपका सिलेबस है वो जल्द ही कवर कर दूं, है ना, जितना भी टाइम लगेगा। और वीडियो की जो लेंथ है वो मोस्टली हमारी रहेगी 30 से 40 मिनट। ठीक है, 30 से 40 मिनट क्यों रहेगी? क्योंकि एक इंसान का दिमाग मोस्टली इतना ही फोकस कर पाता है चीज़ों को, और एक साथ ज़्यादा पढ़ेंगे तो वैसे भी वो चीज़ें याद रहने की नहीं है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली मैं आपको चीज़ें लिखवाऊँगा। ठीक है, आप लिखने से क्या होगा कि आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी, और एग्ज़ाम में लिखना कैसे है वो भी आपको पता चल जाएगा। और जितना भी थ्योरी रहेगी आपकी, जो भी आपको लिखना है, चीज़ों को समझना है, वो आप लिख के ही समझ सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली हमारा रहेगा हिंदी मीडियम के लिए, है ना, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए जितना भी कंटेंट है यूट्यूब पे बहुत कम मिलता है। हम जो भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो हिंदी में क्लासेज है वो बहुत कम मिलती है। क्योंकि मेरे टाइम में भी मेरे को नहीं मिला था, मुझे खुद ही बुक्स पढ़ पढ़ के करना पड़ा, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। और आपको तो पता है कि कॉलेज की स्टार्टिंग में कोई नहीं पढ़ता है, जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो आप बुक्स उठा के नहीं बैठ सकते उस टाइम। तो इसलिए मैं आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ, वो भी हिंदी में। ठीक है, आपको मैं सारी परिभाषा लिखाऊंगा, जितने भी डेरिवेटिव है वो करवाऊंगा, और आपको एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर आपका मैं करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम पूरा जो हमारा सिलेबस है वो कवर करेंगे। ठीक है जी, सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सारी चीज़ें कवर कर लूँ, है ना। जो आपका पूरा सिलेबस है वो मैं पूरा कवर कर लूँ आपका, है ना, और कुछ पीछे ना छूट जाए मैं कोशिश करूँगा। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है आपकी, है ना, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है ना वो इस प्रकार बनाया गया है कि वो मोस्टली पूरे इंडिया में सेम रहता है ना। सिर्फ चीज़ क्या होती है कि पैटर्न चेंज होता है। पैटर्न आपका हो सकता है कि कोई चीज़ जैसे कि कहीं पे सेकेंड ईयर में चीज़ पढ़ा दी, कहीं पे वो चीज़ फाइनल में पढ़ा दी। जैसा कि अभी जैसे कि हम ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी पढ़ने वाले हैं, तो हो सकता है वो किसी का सेकेंड ईयर में आए, या फिर किसी का फाइनल में आए, किसी के किसी सेमेस्टर में आए, किसी का कहीं पे आए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीज़ें सेम वही रहती है, जो कंसेप्ट है, जो रूल है, जो डेरिवेशंस है, जो सिद्धांत है, वो सब वहीं रहते हैं। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता उसमें, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न चेंज होता है कि कहीं आगे दे दिया, कहीं पीछे दे दिया, वो सिर्फ आगे पीछे करके उनके पेपर पैटर्न बनाया जाता है। एग्जाम होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी का, अलग अलग रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। और आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और कोशिश ये कीजिए कि आप लिखें चीज़ों को, अगर नहीं लिख पाएँ तो स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए कम से कम। क्योंकि एग्ज़ाम जब आप देने जाओ उससे पहले आप चीज़ों को देख के जाएँ, और चीज़ें याद करके जाएँ, परिभाषा पढ़ के जाएँ, चीज़ों के बारे में थ्योरी पढ़ें, और आपको पता रहेगा कि कैसे क्या होता था, हमने कैसे पढ़ा था। और क्लास को पूरा ध्यान से सुनिएगा, है ना, सुनने की चीज़ ज़्यादा है, सुनने की लिखने की दोनों चीज़ रहेगी, है ना। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं करेंगे हम। ठीक है, जितना भी हो सकता है आपका पूरा मैं फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके टॉपिक पे ही रखूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी। मैं हेडिंग वगैरह सब इंग्लिश में भी उनके साथ साथ लिखता रहूँगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा समझने का प्रोसेस हिंदी में रहेगा, है ना, और लिखने का इंग्लिश में रहते हैं, तो वो आपको उनको थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी या भौतिकी। ठीक है, देखिए दोस्तों कि ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी भी एक फिजिक्स का अलग ब्रांच है। क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स पूरी प्रकृति को कवर करके चलता है ना। और उसमें अलग अलग ब्रांचेस बना रखी है कि किसी में हम क्लासिकल मैग्नेटिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ लिया, क्वांटम पढ़ लिए, न्यूक्लियर एटॉमिक, वो सब अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, उसमें से एक ब्रांच आता है हमारा ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, किस लिए हम पढ़ते हैं इनको, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको एक चीज़ जाननी ज़रूरी है, वो है स्थूल निकाय, है ना। आपका स्थूल निकाय क्या होता है? इसको बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। राइटिंग का आपको हो सकता है थोड़ा सा
आपको समझ में ना आए, है ना, तो थोड़ा देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा ही समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग का तो आपको पता ही है कि जो होशियार लोग होते हैं उनकी राइटिंग ख़राब रहती है अक्सर, है ना। तो मेरी भी राइटिंग थोड़ी ख़राब ही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी करूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा ऐसे नहीं कि मैंने क्या लिख दिया आपको समझ में नहीं आए, मैं कोशिश करूँगा पूरी, बस आप एडजस्ट कर लेना इतना तो राइटिंग का, और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस ये गारंटी है मेरी। तो देखिए निकाय क्या होता है, पहली बात तो सिस्टम क्या होता है। हम हमेशा सिस्टम लेके चलते हैं। एक हमारा सिस्टम क्या होता है कि उसके अंदर हम चीज़ें लेके रखते हैं। कोई भी जैसे हमारा पिंड हो गया, है ना, कोई भी द्रव्यमान हो गया, हमारा द्रव्य हो गया, हम उसकी स्टडी करते हैं। अलग अलग ब्रांचेज में हम अलग अलग स्टडी करते हैं। तो ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी में क्या होता है कि स्थूल निकाय को हम लेके चलते हैं। स्थूल निकाय क्या होता है कि सूक्ष्म कणों, जैसे कि बड़े बड़े जो भी हमारे पिंड हो गए, कोई भी द्रव्यमान हो गया, जितना भी हमने स्टडी की वो तो अलग ब्रांचेज में हो गया, है ना। स्मॉल का भी होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनकी स्टडी भी अलग होती है। लेकिन उनसे बड़े जैसे कि सूक्ष्म कण हो गए, जैसे मैं बात करूं, जैसे कि मैं निकाय की परिभाषा लिखूँ आपको, तो ऐसे निकाय जिनमें निकाय के अनुसार विशाल संख्या में, ये चीज़ याद रखना, संख्या उनकी बहुत ज़्यादा होगी, है ना, विशाल संख्या में सूक्ष्म कण। अब सूक्ष्म कण कौन कौन से होते हैं, जैसे अणु, परमाणु, आयन, आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, फोटोन हो गए आदि। इनसे मिलकर कोई निकाय बना है, इनसे मिलकर कोई सिस्टम बना है, तो वो क्या होगा, आपका स्थूल निकाय होगा, यानी मैक्रो सिस्टम होगा। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या होगा कि एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, ठीक है। अब गैस के कणों का अध्ययन हम किस में करेंगे, ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी में करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एक स्थूल निकाय हो गया। बहुत सारी संख्या में इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, और बहुत सारी संख्या में प्रोटॉन हो गए, फोटोन हो गए, अणु, परमाणु, एक सिस्टम निकाय होगा जिसमें कि काफ़ी सारी मात्रा में काफ़ी कण हैं। उनकी हम स्टडी किस में करेंगे, ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी में करेंगे। तो अब स्थूल निकाय को समझने के लिए हमारे पास कितने हैं, दो मेथड हैं। इनको समझने के लिए हमारे पास है, इन सिस्टम को अध्ययन करने के लिए हमारे पास है ऊष्मागतिकी, यानी कि थर्मोडायनामिक। सेकंड है सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिस्टिकल। ये दो क्या है कि दो तरीके हैं, दो माध्यम हैं, इनके द्वारा हम क्या करते हैं कि निकाय का अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी में देखिए जैसे कि परिभाषा में होता है कि इसमें ऊष्मा का हम आदान प्रदान करते हैं, एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊष्मा कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, टेम्परेचर, और वो सब चीज़ें हम इसमें आते हैं। सांख्यिकी का इससे एक अलग, एक उसके अंदर रूप में, एक ऊर्जा के रूप में भी हम उनको स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे वो जो उसका फील्ड है, वो जो डिपार्टमेंट है, वो किस में आता है कि सांख्यिकी में आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी विधि, है ना, कि ऊष्मागतिकी विधि में क्या होता है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका ऊष्मागतिकीय या फिर ऊष्मागतिकी विधि। दो विधियां थी स्थूल निकाय को समझने की, पहला ऊष्मागतिकी, दूसरा सांख्यिकी। अब उसमें ऊष्मागतिकी क्या होगा, देखिए ऊष्मागतिकी विधि में हम क्या पढ़ते हैं कि निकाय की आंतरिक जो संरचना होती है ना, निकाय की आंतरिक संरचना, अब निकाय की आंतरिक संरचना जैसे कि कणों की संख्या हो गया, है ना। आंतरिक संरचना में क्या आता है, कणों की संख्या,
और बात करूँ तो वेग की, है ना, कणों का वेग हो गया, और जैसे कि ऊर्जा स्तर हो गया। देखिए यहाँ पे ऊर्जा नहीं, ऊर्जा स्तर है ना, ये ध्यान रखना, ऊर्जा स्तर की बात होगी। इन सब की बात हम इसमें नहीं करते हैं, ये याद रखना, इन सब की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो हम किन की बात करेंगे, हम बात करेंगे बाह्य प्राचल। प्राचल, प्राचल को क्या बोलते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर में कौन कौन से आते हैं, आयतन हो गया, जैसे आयतन हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया। अब यहाँ पे ऊर्जा ही है, देखो ऊर्जा और ऊर्जा स्तर में फ़र्क है, अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे है। और फिर हो गया बाह्य विद्युत एंड चुंबकीय भी हो सकता है यहाँ पे, क्षेत्र के प्रभाव में निकाय में परिवर्तन। इन सब का अध्ययन हम करेंगे किसमें, ऊष्मागतिकी विधि में। देखिए प्राचल बाह्य पैरामीटर्स जो, देखिए ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि आयतन हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, ऊर्जा हो गया। बाह्य विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में हम चेंज कर करके, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो गैस है वो फील्ड है, उसमें देखिए गैस का क्या होता है, आयतन होता है, उसमें कितना उसका दाब है, कितना ताप है, उसकी कितनी ऊर्जा है, और अगर हम बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र लगाए तो उसमें किस प्रकार से बदलाव हो सकता है, कैसा होगा, वो सारा अध्ययन हम किस में करेंगे, ऊष्मागतिकी में। देखिए कणों की संख्या कितनी है, वेग उसका कितना है, ऊर्जा स्तर कितना है, ये सब हम ऊष्मागतिकी में अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ से एक परिभाषा आती है आपके स्थूल अवस्था की, है ना, स्थूल अवस्था। स्थूल अवस्था क्या होती है, मैक्रोस्टेट। अब स्थूल अवस्था क्या होता है कि बाह्य प्राचल जो है, हमने जैसे भी पढ़ा था कि आयतन हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, ये सब क्या है, बाह्य प्राचल हो गए। तो बाह्य प्राचल के अंतर्गत जितने भी निरूपित अवस्थाएं होगी, है ना, जितने भी अवस्थाएं होगी वो सब क्या कहलाती है, स्थूल अवस्था कहलाती है। तो बाह्य प्राचल के अंतर्गत, बाह्य प्राचल के अंतर्गत निरूपित अवस्था, तो ये आपकी क्या होगी, एक मैक्रो स्टेट होगी। मैक्रो यानी एक बड़े लेवल पे, है ना। बाह्य प्राचल सब क्या है, एक बड़े लेवल पे आयतन देखते हैं, आयतन जो भी देखते हैं हम पूरे गैस का देखते हैं, ऐसा नहीं कि एक कण का आयतन हो गया, वैसा नहीं, एक कण का आयतन नहीं, हम एक बड़े पूरे पैमाने पे देखते हैं कि उसका आयतन कितने, दाब कितने, ताप। तो उस एक पैमाने के अंदर जो एक स्टेट आ गई, हमने ये कह दिया कि ये गैस एक ऐसे स्टेट में है ना, जिसका आयतन ही है, दाब भी है, ताप भी है, तो वो क्या हो गई, उसकी एक स्थूल अवस्था हो गई, है ना। एक उसकी हमने बाहरी तौर पे अवस्था बता दी कि ये गैस इस ताप है, इस ताप पे है, इस ऊर्जा पे है, जो भी आयतन है इसका ये है, तो वो एक उसकी क्या होगी, मैक्रो स्टेट होगी, उसकी एक स्थूल अवस्था उसकी वो कहलाएगी, ठीक है। तो पहला ऊष्मागतिकी विधि हो गया। नेक्स्ट अब है सांख्यिकीय। ठीक है, तो सांख्यिकीय विधि में देखिए कि जितने भी आपका जो सिस्टम था, जो निकाय था, यानी कौन सा निकाय, स्थूल निकाय, उसमें कणों पर यांत्रिकी नियम लगाकर अगर हम देखें, है ना, कणों पर यांत्रिकी नियम लगाकर उनमें परिवर्तन का अध्ययन, ये सिस्टम था। इस पे अगर हम बाहरी एक्सटर्नल, है ना, बाह्य कोई भी यांत्रिकी नियम लगा दें, बल हो गया, है ना, दाब ताप हो गया, जब बाहरी यांत्रिकी अगर हम उनमें कोई कार्य करें, उसकी वजह से उनके जो कणों में परिवर्तन कितना आएगा, वो सब क्या करते हैं, हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज़ इसमें है कि निकाय से सूक्ष्म कणों की अवस्था को उनके ऊर्जा स्तरों द्वारा निरूपित करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे
जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था कि एक क्या परिभाषा थी, स्थूल अवस्था, यहाँ पे एक आएगी सूक्ष्म अवस्था, यानी कि माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट को समझेंगे तो इससे सांख्यिकी की परिभाषा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। माइक्रोस्टेट क्या होता है कि निकाय में सूक्ष्म कणों की अवस्था को उनके ऊर्जा स्तरों, याद रखना ऊर्जा क्या है, स्तरों है ना, द्वारा निरूपित करते हैं, जिन्हें कि सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा स्तर और ऊर्जा में क्या फ़र्क है ना। एक ऊर्जा टोटल हो गया कि इस निकाय की टोटल ऊर्जा है इतनी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये निकाय है, ज़रूरी तो नहीं है कि सभी कणों की ऊर्जा इतनी हो। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि इन कुछ पार्टिकल को जो निकाय है ना, इनकी ऊर्जा स्तर हो गया E1 हो गया, इनके यहाँ पे हो गया, इनकी कुल ऊर्जा E2 होगी, टोटल मिला के ऊर्जा तो ये हो जाएगी। तो ये जो देखिए E1 है ना, ये उसका इनका ऊर्जा स्तर है ना, E2 इनका ऊर्जा स्तर है, फिर एक इनकी ऊर्जा हो गई, ये कि E3 में है, इनकी ऊर्जा स्तर हो गए। तो इन ऊर्जा स्तरों में जितने भी निकाय आते हैं छोटे छोटे, वो सब क्या होते हैं, सूक्ष्म अवस्था होती है उनकी, है ना। एक अलग अलग ऊर्जा लेवल के एक अलग स्तर पे, जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा कि एक एटम है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखिए आपने सुना होगा कि मूल अवस्था में है, उत्तेजित अवस्था में है। तो वो उत्तेजित अवस्था, मूल अवस्था, वो सभी क्या होती है, उनकी सूक्ष्म अवस्थाएं होती है। मूल अवस्था में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट जिनको बोलते हैं, उसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी, मिनिमम ऊर्जा होगी, है ना। और फिर उससे ज़्यादा अगर ऊर्जा होगी तो वो एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है ना, प्रथम उत्तेजित अवस्था, फिर द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो वो एक अलग अलग अवस्थाएं होती है उनकी, वो माइक्रो स्टेट है। एक टोटल एटम की एनर्जी तो अलग है ना, वो एक टोटल एनर्जी है कि इतनी एनर्जी का एक एटम है, उसके अंदर अब देखिए कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में बटे रहते हैं। तो वही क्या होता है, उसकी सूक्ष्म अवस्था होती है, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा उसका ऊर्जा स्तर। तो दो चीज़ें याद रखना, स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था, है ना। सूक्ष्म अवस्था किस में आती है, सांख्यिकी में। नेक्स्ट अब नोट डाल के लिखिएगा, इसमें एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि सांख्यिकीय विधि का मुख्य काम या उद्देश्य क्या होगा, स्थूल निकाय में कणों की सूक्ष्म अवस्थाओं एवं स्थूल अवस्थाओं में संबंध स्थापित करना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको याद रखनी है कि सांख्यिकी विधि का मुख्य उद्देश्य स्थूल निकाय में कणों की सूक्ष्म अवस्थाओं एवं स्थूल अवस्थाओं में संबंध स्थापित करना है। निकाय क्या है, स्थूल निकाय है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक तो स्थूल अवस्थाएं होती है जो कि बाह्य पैरामीटर से निरूपित की जाती है, और दूसरा है कि सूक्ष्म अवस्थाएं जो कि ऊर्जा स्तरों पर। इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा वो हमें कौन बताता है, सांख्यिकीय विधि हमें बताती है ना। इन दोनों में जो संबंध है वो हमें कौन देता है, सांख्यिकी विधि देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि सूक्ष्म अवस्थाओं के बारे में, और क्योंकि मोस्टली हम सूक्ष्म अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी निकाय में सूक्ष्म अवस्थाएं। माइक्रोस्टेट इन सिस्टम, ठीक है। माइक्रोस्टेट ऑफ सिस्टम या फिर माइक्रोस्टेट इन सिस्टम हो गया। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप देखिए, अगर एक हम बॉल की बात करें और एक हम पार्टिकल की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात हो गई,
तो क्या ये दोनों सेम ही चीज़ है? ये दोनों सेम बात नहीं है। ये तो होता है यांत्रिकी के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करे तो वो किस में आ जाता है? क्वांटम में। क्वांटम में सिर्फ और सिर्फ यही फ़र्क होता है कि वह अपने साथ एक तरंग रखता है। कोई भी स्मॉल कण, सूक्ष्म कण अगर गति करता है तो उसके साथ एक तरंग भी चलती है ना। ये क्वांटम में पढ़ेंगे हम इस चीज़ को, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी हम गैस के कणों को हम लेके चल रहे हैं तो वो एक क्वांटम लेवल तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, हम एक अलग सिस्टम में, जैसे हमारे एक पात्र में एक खूब सारी गेंदें रखी हुई है, वो और एक गैस, दोनों निकाय अलग अलग है, इनकी जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो भी अलग अलग तरीके से होगी। तो हम इन पार्टिकल को क्या समझते हैं? क्वांटम कण। तो इनको हम क्वांटम कणों के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, तो जो सूक्ष्म अवस्था है उसमें पहला पॉइंट आप लिखिएगा, निकाय में सूक्ष्म कण क्वांटम यांत्रिकी के नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। राइटिंग अगर समझ में नहीं है तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हम स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लिखने में, क्योंकि लिखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं थोड़ा स्पीड से लिखा रहा हूँ। बस आपको मोस्टली समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मैं साथ में बोल के लिख रहा हूँ, तो आप साथ के साथ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ हो गया कि यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी जो है वो क्या करते हैं? सूक्ष्म कण उनकी तरह व्यवहार करते हैं। दूसरा चीज़ अगर इसमें देखें हम, तो सूक्ष्म अवस्थाएं क्वांटम संख्याओं का समुच्चय होता है ना। तो दूसरा इसमें क्वांटम संख्याओं का समुच्चय। जो आपकी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं वो क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के द्वारा निरूपित की जाती है ना। तीसरी चीज है स्थूल निकायों की शर्तों की पालना होनी चाहिए। देखिए, सूक्ष्म अवस्था आती किसके अंदर है? स्थूल निकायों के अंदर आती है। तो स्थूल निकायों की कुछ शर्तें रहेगी, कुछ कंडीशन रहेगी, आयतन, दाब, जितने भी बाह्य पैरामीटर्स होंगे वो रहेंगे, तो वो उसकी पालना उतनी होनी चाहिए। अगर उसने ऊर्जा दे दी, और ऐसा नहीं होगा कि जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं वो अलग ही व्यवहार करे, अलग ही बिहेव करे, तो वो उस स्थूल निकाय की सूक्ष्म अवस्था नहीं होगी। तो सूक्ष्म अवस्था क्या करेगी कि स्थूल निकायों की शर्तों की पालना अवश्य ही करेगी। अब यहाँ पे दो परिभाषा आती है। एक आपने सुना होगा अपभ्रष्टता, या फिर मैं कह दूं डीजनरेसी। दूसरा है अन अपभ्रष्टता, नॉन डीजनरेसी, है ना। तो ये चीज देखिए आप यहां पे, अपभ्रष्टता का मतलब है समान ऊर्जा वाली अवस्थाएं। सभी अवस्था की अलग अलग ऊर्जाएं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सूक्ष्म अवस्थाएं उनके ऊर्जा स्तरों से क्या होती है? निरूपित होती है ना। ऊर्जा स्तरों के आधार पर सूक्ष्म अवस्थाओं की परिभाषा, वहीं से ये ऊर्जा स्तर। अब देखिए कि अगर यहाँ पे E1 और E1, यहाँ पे देखिए दो, ये एक सूक्ष्म अवस्था है, एक दूसरी सूक्ष्म अवस्था, इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा क्या होगी? समान हो गई। तो इनमें क्या होगी? एक डीजनरेसी आ गई, यानी उनको क्या बोलेंगे? ये अपभ्रष्टता अवस्थाएं हैं, है ना। और अगर मान लिया कि एक स्थूल निकाय में 4 अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म अवस्थाएं, चारों की अलग अलग ऊर्जा है, तो वो सब क्या होगी? अनअभ्रष्टता होगी। एक अलग अवस्था की एक अलग ऊर्जा वहाँ पे वो रखेंगे अपनी। ठीक है, तो अपभ्रष्टता और अनअभ्रष्टता हो गया। है ना। तो ऊर्जा, या फिर ऊर्जा स्तर लिख देता हूँ मैं ना, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर का मतलब सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म अवस्था मतलब ऊर्जा स्तर, ये याद रखना आप। और एक चीज़ है, जैसे कि जो हमने पढ़ी थी
मूल अवस्था यहाँ पे लिख लेते हैं हम उसकी भी परिभाषा, मूल अवस्था। और हमने क्या पढ़ा थी, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, जैसे कि आपका ग्राउंड फ्लोर होता है जो कि ज़मीन से स्टार्ट होता है, बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट होता है ना। हो सकता है वो उसकी ऊर्जा जीरो से ना हो, है ना, लेकिन जितनी भी ऊर्जा है वो कम से कम मिनिमम ऊर्जा पे वो जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, मूल अवस्था हो जाएगी। उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट। ये क्या होता है आपका, न्यूनतम ऊर्जा स्तर होता है। और ये क्या होता है, मूल अवस्था जो होती है आपकी ना, मूल अवस्था को छोड़कर बाकी सभी अवस्थाएं, तो मूल अवस्था को छोड़कर बाकी जो जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब क्या कहलाती है, उत्तेजित अवस्था कहलाती है। अब उत्तेजित अवस्था में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, द्वितीय, तृतीय, ये सब अपनी ऊर्जा स्तरों के हिसाब से होती रहेगी, लेकिन सबसे जिसकी न्यूनतम ऊर्जा स्तर होगी, ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों याद रखना आप। जरूरी नहीं है कि मूल अवस्था हमेशा जीरो पे ही हो। मूल अवस्था का मतलब है मिनिमम ऊर्जा, जितना भी निकाय है आपकी उसमें सबसे मिनिमम ऊर्जा स्तर जो होगा वो क्या होता है, उसका मूल अवस्था होती है, उसकी मूल अवस्था होती है। और फिर उसके अलावा जितने भी अवस्थाएं होगी वो सब क्या होगी, उसकी उत्तेजित अवस्थाएं हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोट कर लेना आप। अगर साथ ही साथ नोट नहीं कर पाए आप तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर लें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सूक्ष्म अवस्थाएं समझ में आ गई होगी, है ना। स्थूल निकाय हो गया, ऊष्मागतिकी कैसे पढ़ते हैं, सांख्यिकी का अध्ययन कैसे होता है, स्थूल निकाय हो गया, आपकी सूक्ष्म अवस्था हो गई, आपकी स्थूल अवस्था हो गई। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, परिभाषा लिख लेना और पढ़ लेना। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, इन चीज़ों को याद रखना, लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आगे की वीडियोज़ में काम आएगी। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जितना हम पढ़ते रहेंगे सारी पीछे की चीज़ें भी हमारे काम आती रहेगी, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें और याद रखें चीज़ों को, एंड इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।